Hello scholars, welcome back to my YouTube channel English Odyssey. I am Mahi. Today we are going to discuss BEGC 101 Indian Classical Literature Block 2 Unit 1. I have already completed all 4 units of Block 1 on this channel. If you haven't watched those videos yet, you can check them out after this lecture as they cover other important topics from the syllabus. Now let's begin block 2 with its very first unit. So without wasting any more time, let's get started. First, let's have a quick course overview. As I mentioned earlier, BGC 101 Indian Classical Literature consists of 4 blocks and each block contains 4 units. Today we are beginning block 2 and in this video we will study unit 1. The Mahabharat and Overview. By the end of this lecture, you will have a clear understanding of this unit in a simple and easy way. Now, let's take a look at today's topics. In this unit, the Mahabharat and Overview, we are going to cover all the important topics one by one. These topics will help you to understand the Mahabharata, its structure, themes, literary importance, the concept of dharma and its relevance in the modern world. So let's begin with our first topic, introduction. The Mahabharata is one of the greatest Indian epics. सबसे पहले महाभारत की बात करते हैं कि महाभारत को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट एपिक्स में से एक माना जाता है. ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है बल्कि ह्यूमन लाइफ और मोरल वैल्यूज को समझाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है. इट वॉज फर्स्ट पास डाउन ओरली एंड लेटर रिटन इन संस्कृत. शुरुआत में महाभारत किसी बुक में लिखा हुआ नहीं था. ठीक है, ये ओरल ट्रेडिशन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सुनाया जाता था. बाद में इसे संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया ताकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व हो सके. द स्टोरी मेनली रिवॉल्व्स अराउंड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू रॉयल फैमिलीज, द कौरवास एंड द पांडवास, ओवर द राइट टू द थ्रोन. देखो, महाभारत की जो मेन स्टोरी है ना वो दो रॉयल फैमिलीज यानी कौरवास एंड पांडवास के बीच के कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है. दोनों ही किंगडम पर अपना अधिकार चाहते थे और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरी स्टोरी आगे बढ़ती है. द डिस्प्यूट बिगिंस विथ युधिष्ठिर ask for a fair share of the kingdom, requesting only 5 villages, but his demand is rejected, leading to the Great Kurukshetra War. यहाँ एक important point देखो कि युधिष्ठिर पूरा किंगडम नहीं मांगता. ठीक है, वो सिर्फ 5 विलेज की डिमांड करते हैं. लेकिन जब उनकी ये रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट कर दी जाती है तब आखिरकार कुरुक्षेत्र वॉर शुरू हो जाता है. The epic is based on Bharat dynasty and is believed to have developed in 3 stages. First, Jaya with 8,800 verses, then Bharat with 23,000 verses, and finally the Mahabharat with about 1 lakh verses. महाभारत भारत डायनेस्टी पर बेस्ड है. ओके, ये एक ही बार में कंप्लीट नहीं हुआ था. स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये 3 स्टेजेस में डेवलप हुआ. सबसे पहला जया जिसमें 8,800 वर्ड्स थे. उसके बाद भारत जिसमें 23,000 वर्सेस थे और फाइनली इसका एक्सपेंड वर्जन महाभारत बना जिसमें लगभग 1 लाख वर्सेस है. Like the Ramayana, which focus on one ideal hero, the Mahabharata presents many important characters and explores human strengths, weakness, morality, duty, justice, family conflict, and the constant struggle between good and evil.
अगर हम रामायण से कंपेयर करें तो रामायण मेनली एक आइडियल हीरो यानी लॉर्ड रामा पर फोकस करती है, ठीक है। लेकिन महाभारत में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। इन कैरेक्टर्स के थ्रू हमें ह्यूमन स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, मोरालिटी, धर्म, जस्टिस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और गुड और इविल के बीच की स्ट्रगल को समझने का मौका मिलता है। It therefore considered not just a story of a war, but a reflection of human life itself. देखो, इसी वजह से महाभारत को सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं माना जाता है। ये ह्यूमन लाइफ के ये ह्यूमन लाइफ का एक रिफ्लेक्शन है। इसमें हमें रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चॉइसेस और उनके कॉन्सिक्वेंस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ महाभारत। द महाभारत हैज वन मेन नैरेटिव दैट कनेक्ट्स ऑल इट्स एपिसोड्स। सबसे पहले ये समझिए कि महाभारत में बहुत सारी स्टोरीज हैं, ठीक है, लेकिन इन सभी स्टोरीज को कनेक्ट करने वाली एक मेन नैरेटिव है, यानी चाहे कितनी भी अलग अलग घटनाएं आए, सब एक सेंट्रल स्टोरी से जुड़ी हुई है। It is divided into 18 books called Parvas and one additional book called the Harivamsha Parva, which describes events related to Lord Krishna's life. महाभारत को 18 बुक्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें परवास कहा जाता है। इनके अलावा एक और एडिशनल बुक है जिसे हरिवंशा पर्वा कहते हैं। इसमें मेनली लॉर्ड कृष्णा की जीवन से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट घटनाएं डिस्क्राइब की गई है। Each parva has its own beginning and ending while remaining connected to the central story. देखो, हर पर्वा की अपनी एक बिगनिंग और एंडिंग होती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर पर्वा अलग होने के बाद भी सेंट्रल स्टोरी से कनेक्टेड रहता है। इसी वजह से पूरा एपिक एक फ्लो में आगे बढ़ता है। Together, this parva creates a well-organized structure that presents the complete story of the Mahabharata in a systematic way. जब ये सभी पर्वा एक साथ मिलते हैं, तब महाभारत की एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनती है। इसी स्ट्रक्चर की वजह से पूरी स्टोरी हमें सिस्टमैटिक वे में समझ आती है और हर इवेंट अपनी सही जगह पर फिट होती है। The next topic is the complex narrative. The Mahabharata has a complex narrative with stories told by different narrators. देखो, महाभारत की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी नैरेटिव स्टाइल बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सिर्फ एक नैरेटर स्टोरी नहीं सुनाता, बल्कि अलग अलग नैरेटर्स के थ्रू हमें पूरी स्टोरी सुनने को मिलती है। The main story begins in the Naimisa forest, where Ugrasrava narrates the epic to a group of sages. देखो, महाभारत की मेन स्टोरी नैमिसा फॉरेस्ट से शुरू होती है। यहाँ उग्रसरवा, जिसे सोटी भी कहा जाता है, सेजेस के एक ग्रुप को महाभारत सुनाना शुरू करते हैं। He had earlier heard it from Vaishampayan, who narrated it to King Janmejaya. देखो, लेकिन सोटी ने ये स्टोरी खुद क्रिएट नहीं की, ठीक है। उन्होंने इसे वैशंपायन से सुना था और वैशंपायन ने ये स्टोरी किंग जन्मेजय को सुनाई थी। The story was originally composed by Vyash, who also appears as a character in the epic. देखो, इस एपिक के ओरिजिनल कंपोजर व्यास है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्यास सिर्फ राइटर ही नहीं है, बल्कि महाभारत के एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी है। This layered narration makes the Mahabharata unique and gives it a rich storytelling tradition. इसी लेयर्ड नैरेशन की वजह से महाभारत दूसरे एपिक से अलग बन जाता है। अलग अलग नैरेटर्स की वजह से इसकी स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन और भी रिच और इंटरेस्टिंग हो जाती है।
नेक्स्ट टॉपिक है द क्वेश्चन ऑफ ऑथरशिप एंड रिवर्किंग ऑफ द नैरेटिव. The Mahabharata was originally composed by Vyas, but over time, many storytellers and scholars added new stories and ideas. देखो, ट्रेडिशनली महाभारत के ऑथर व्यास को माना जाता है, लेकिन समय के साथ बहुत से स्टोरी टेलर और स्कॉलर्स ने इसमें नए आइडियाज और स्टोरीज भी ऐड किए. As the epic was passed down orally for centuries, different versions developed. देखो, क्योंकि महाभारत कई सालों तक ओरल ट्रेडिशन के थ्रू सुनाया जाता रहा, इसीलिए धीरे धीरे इसके अलग अलग वर्जन डेवलप हो गए. Many critics believe that sections like the Bhagavad Gita and several legends were added later. देखो, कई क्रिटिक्स का मानना है कि भगवत गीता और कुछ फेमस लेजेंड्स को भी बाद में महाभारत में इंक्लूड किया गया. Therefore, the Mahabharata is not the work of a single author but a collective creation shaped by generations. इसी वजह से महाभारत को सिर्फ एक ऑथर का वर्क नहीं माना जाता है. यह एक कलेक्टिव क्रिएशन है जिसे कई जनरेशन ने मिलकर डेवलप किया है. This continuous reworking enriched the epic and preserved it for future readers. ये कंटिन्यूअस रिवर्किंग ही महाभारत को और भी रिच बनाती है और इसी की वजह से ये एपिक आज तक सेफली प्रिजर्व होकर हमारे पास पहुंच पाया है. ओके, अब देखते हैं महाभारत में फोक स्टोरीज एंड मोरल टेल्स क्या रोल निभाता है. ओके, द महाभारत इज नॉट ओनली एन एपिक but also a rich collection of folk tales, fables and parables. देखो, महाभारत सिर्फ एक एपिक ही नहीं है, बल्कि इसमें हमें बहुत सारे फोक टेल्स, फेबल्स एंड पैरेबल्स भी देखने को मिलते हैं. These stories were added over time through oral tradition, making the text more meaningful and engaging. ये स्टोरीज धीरे धीरे ओरल ट्रेडिशन के थ्रू ऐड होती गई, जिसकी वजह से महाभारत और भी इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बन गया. Critics says the epic has two parts: the main story of the Kauravas and Pandavas and the many smaller moral tales. देखो, क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग महाभारत को दो पार्ट्स में समझा जा सकता है. एक मेन स्टोरी जो है वो कौरव एंड पांडव की है, ठीक है, और दूसरी जो है वो बहुत सारे मोरल स्टोरीज की कलेक्शन को बोला है इन्होंने. स्टोरीज लाइक द स्वान एंड द क्रो एंड द पिजन सैक्रिफाइस टीच इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स. द स्वान एंड द क्रो और द पिजन सैक्रिफाइस जैसे एग्जाम्पल हमें इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन और मोरल वैल्यू सिखाते हैं. Thus, the Mahabharata combines entertainment with moral and philosophical teachings. इसी वजह से महाभारत सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें मोरल और फिलोसफिकल टीचिंग्स भी देता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल लाइफ एट द टाइम. अब हम देखेंगे कि महाभारत के थ्रू हमें उस समय की सोशल लाइफ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है. द महाभारत रिफ्लेक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ एंशिएंट इंडिया वेयर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द फोर वर्णास: ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास. देखो, महाभारत हमें एंशिएंट इंडिया की सोशल लाइफ की भी एक क्लियर पिक्चर देता है, ठीक है. उस समय सोसाइटी को फोर वर्णास में डिवाइडेड किया गया था. क्षत्रिय वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट मोरल कोड एंड प्रोटेक्ट द किंगडम, व्हाइल ब्राह्मण्स गाइडेड रूलर्स इन रिलीजियस मैटर्स. देखो, जो क्षत्रिय थे ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किंगडम की प्रोटेक्शन करना
और एक स्ट्रॉन्ग मोरल कोड फॉलो करना। वहीं जो ब्राह्मण्स थे वो किंग्स को रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स में गाइड करते थे। Most people lived in villages and dependent on agriculture, cattle rearing, trade and crafts. उस समय ज्यादातर लोग विलेजेस में रहते थे और उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट्स था। The epic also mentions slavery and tribal communities, giving us a realistic picture of a social and economic life of the period. देखो, महाभारत में स्लेवरी और ट्राइबल कम्युनिटीज का भी मेंशन मिलता है। इससे हमें उस पीरियड की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को और भी रियलिस्टिकली समझने में मदद मिलती है। अब तक हम महाभारत की नैरेटिव स्टाइल और सोशल बैकग्राउंड को समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम अगले टॉपिक में देखते हैं। The next topic is the Mahabharata as a literary text. The Mahabharata is more than a historical record, it is also a great literary masterpiece. सबसे पहले ये समझिए कि महाभारत को सिर्फ एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के रूप में नहीं देखा जाता, ये एक बहुत बड़ा लिटरेरी मास्टरपीस भी माना जाता है, जिसमें स्टोरी के साथ साथ लिटरेचर की ब्यूटी भी देखने को मिलती है। ये लिटरेचर है तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में आया। Presents itself as इतिहास, but scholars like Sheldon Pollock explain that it is equally काव्य, poetic literature. देखो, महाभारत खुद को इतिहास यानी हिस्ट्री के रूप में प्रेजेंट करता है, लेकिन फेमस स्कॉलर शेल्डन कहते हैं कि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है बल्कि काव्य यानी पोएटिक लिटरेचर भी है। Although the story is narrated by Vyasa, who is both the author and a character in the epic, its purpose goes beyond recording events. जैसे हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम वैसा जो है इस एपिक के ऑथर भी है और एक कैरेक्टर भी है, लेकिन महाभारत का पर्पस सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकॉर्ड करना नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। The epic combines history, poetry, philosophy, morality and political thought into one narrative. इस एपिक की खास बात यह है कि इसमें हिस्ट्री, पोएट्री, फिलॉसफी, मोरालिटी और पॉलिटिकल थॉट सब कुछ एक ही नैरेटिव के अंदर ब्यूटीफुली कंबाइन किया गया है। Some scholars even regard it as a powerful moral discourse that teaches ethical values through literature. कुछ स्कॉलर्स तो महाभारत को एक पावरफुल मोरल डिस्कोर्स भी मानते हैं, क्योंकि ये लिटरेचर के थ्रू हमें इंपॉर्टेंट एथिकल वैल्यूज और लाइफ लेसन सिखाता है। Therefore, the Mahabharata should be understood not only as history but also as a carefully structured literary text with artistic depth, philosophical insight and lasting cultural significance. देखो, इसीलिए महाभारत को सिर्फ हिस्ट्री समझना काफी नहीं है, इसे एक केयरफुल स्ट्रक्चर लिटरेरी टेक्स्ट के रूप में भी समझना चाहिए, जिसमें आर्टिस्टिक ब्यूटी, फिलोसफिकल आइडियाज और इंडियन कल्चर की डीप अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है। Okay, the next topic, the role of faith and chance. The Mahabharata presents faith as powerful force that cannot always be changed, yet it also values human efforts and choice. इस टॉपिक में महाभारत हमें बताता है कि फेथ यानी डेस्टिनी एक बहुत पावरफुल फोर्स है, कई बार हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि हम एफर्ट की कोई वैल्यू ही ना करें, ठीक है। महाभारत हमें सिखाता है कि इंसान को अपनी तरफ से हमेशा पूरी कोशिश करनी चाहिए। Characters continue to act bravely despite knowing that destiny may already be decided. महाभारत के जो कैरेक्टर है ना, वो कई बार ये एहसास होता है उनको कि शायद उनकी डेस्टिनी पहले से ही डिसाइड है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और अपना जो उनका काम होता है वो पूरे बहादुरी के साथ निभाते रहे। Believes faith always favors the Pandav, while Yudhishthir tries to maintain peace but cannot prevent the great war. देखो, दुर्योधन को लगता था कि फेथ हमेशा पांडव के साथ देती है। दूसरी तरफ युधिष्ठिर बार बार पीस बनाए रखने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी हर कोशिश के बाद भी कुरुक्षेत्र वॉर को रोका नहीं जा सका। Through these events, the epic raises an important question. Should people simply accept destiny or should they continue striving to change their circumstances? अब देखो, इन सब इवेंट के थ्रू महाभारत एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता है। क्या हमें सिर्फ अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर सर्कमस्टांसेस कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, हमें अपनी पूरी तरफ से स्ट्रगल और एफर्ट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज द मीनिंग ऑफ धर्मा, द लॉ। Dharma is the central idea of the Mahabharata and it is expressed through the saying Yato Dharma Tato Jaya. Where there is Dharma, there is victory. महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट धर्म है। पूरा एपिक इसी आइडिया के अराउंड घूमता है। इस बात को एक फेमस लाइन से समझा गया है, यतु धर्मा ततो जया, जिसका मतलब है जहां धर्म होता है वहीं सच्चाई की जीत होती है। However, the epic also shows that following dharma is difficult and often demands sacrifice. लेकिन महाभारत ये भी बताता है कि धर्म पर चलना बिल्कुल आसान नहीं है, ठीक है। कई बार सही के साथ देने के लिए इंसान को बहुत बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। J.A.B. Van Buitenen translates dharma as law, but it also includes truth, justice, morality, righteousness, duty and ethical conduct. देखो, स्कॉलर्स J.A.B. जो बोइटनन है, उन्होंने धर्म को ट्रांसलेट किया है लॉ, लेकिन धर्म का मीनिंग सिर्फ लॉ तक लिमिटेड नहीं है। इसमें ट्रूथ, जस्टिस, मोरालिटी, राइचसनेस, ड्यूटी और एथिकल बिहेवियर जैसे बहुत सारे मीनिंग्स शामिल हैं। Every individual has a specific dharma based on their role in society, such as that of a king, parent, child, husband or wife. देखो, महाभारत के अकॉर्डिंग हर इंसान का अपना एक स्पेसिफिक धर्म होता है। ये उसके रोल पर डिपेंड करता है, जैसे किंग का धर्म अलग, पेरेंट का अलग, चाइल्ड का अलग और हस्बैंड और वाइफ का भी अपना अपना धर्म अलग होता है। Characters like Draupadi and the Pandavas constantly struggle to uphold dharma even in unfair situations, especially during the dice game and after the Kurukshetra war. द्रौपदी और पांडवास जैसे कैरेक्टर हर मुश्किल सिचुएशन में भी धर्म के साथ देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डाइस गेम हो या कुरुक्षेत्र वॉर के बाद का समय। उनका स्ट्रगल हमें क्लियरली देखने को मिलता है। Although the Pandavas achieve victory, they realize that power alone cannot bring peace. वॉर जीतने के बाद भी पांडवास खुश नहीं होते। उन्हें समझ आता है कि सिर्फ पावर या किंगडम मिल जाने से लाइफ में पीस नहीं आती। Finally, they renounce their kingdom and begin the Mahaprasthana, great departure, showing that true dharma lies in righteousness rather than worldly success.
इसलिए एंड में पांडवास अपनी किंगडम छोड़ देते हैं और महाप्रस्थान यानी ग्रेट डिपार्चर शुरू करते हैं। इससे महाभारत ये मैसेज देता है कि असली धर्म दुनिया की सक्सेस या पावर में नहीं है, बल्कि राइचियसनेस और सही जीवन जीने में है। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, contemporary interpretations of the Mahabharata. The Mahabharata continues to inspire modern writers, dramatists, filmmakers, and scholars because its themes remain relevant today. महाभारत सिर्फ एक एंशियंट इंडियन एपिक नहीं है, आज भी ये राइटर, ड्रामेटिस्ट, फिल्म मेकर और स्कॉलर्स को इंस्पायर करता है, क्योंकि इसके थीम्स आज के टाइम में भी उतने ही रेलेवेंट है जितने उस टाइम थे। Contemporary adaptation reinterpret the epic from new perspective while preserving its central conflict and moral questions. आज के राइटर महाभारत को नए पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ओरिजिनल स्टोरी में मेन कॉन्फ्लिक्ट और मोरल वैल्यूज को चेंज नहीं करते। राइटर्स सच एज प्रतिभा राय, यरलगदा लक्ष्मी प्रसाद, Chitra Banerjee, Diva Karuni, and M.T. Vasudevan Nair retell the story through the voices of different characters, especially Draupadi and Bhima. कई फेमस राइटर्स जैसे प्रतिभा राय, चित्रा बनर्जी, M.T. वसुदेवा, इन्होंने महाभारत को डिफरेंट कैरेक्टर की नजर से दोबारा लिखा है, खास करके द्रौपदी और भीमा के पर्सपेक्टिव से स्टोरी को दिखाने की कोशिश की गई है। ओके, धर्मवीर भारती's play Andha Yug uses the Mahabharata to reflect on the destruction caused by India's partition. देखो, धर्मवीर भारती ने अपने फेमस प्ले अंधा युग में महाभारत का यूज इंडिया के पार्टीशन के बाद हुई डिस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए किया है, यानी महाभारत की स्टोरी को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट किया गया है। The epic has also been adapted into television serial by B.R. Chopra and Swastik Productions, films, stage performance and regional literary works. महाभारत को सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं रखा गया, ठीक है। इस पर B.R. चोपड़ा और स्वास्तिक प्रोडक्शन के टीवी सीरियल्स बने, फिल्म्स बनी है, स्टेज पर परफॉर्मेंस हुई है और रिलीजियन लैंग्वेज में भी बहुत सारी एडेप्शंस लिखी गई है। हम बचपन में देखते होंगे, महाभारत करके एक सीरियल आती थी, ऐसा है। This reinterpretation proved that the Mahabharata is a timeless text whose ideas about duty, justice, power, and human relationships continue to influence readers across India and the world. ये सब एडेप्टेशंस हमें ये बताती है कि महाभारत एक टाइमलेस टेक्स्ट है। इसके आइडियाज ड्यूटी, जस्टिस, पावर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। इसी वजह से महाभारत की इम्पोर्टेंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में भी हुई, ठीक है। अगर आप एग्जाम्स लिखोगे ना, आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे, तो आप उनको बुलेट पॉइंट्स में लिख देना, ओके। क्योंकि जब एग्जामिनर आपके पेपर चेक करेगा ना, तो उसको काफी अच्छा लगेगा और आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो, ओके। और एक सजेशन दूंगी, जब आप एग्जाम लिखने जाओ ना, एक भी पेपर, एक भी लाइन मत छोड़ना, आप सारे लाइन, सारे पेपर को फिल करके आना। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के आ जाओ, कुछ भी नहीं लिखना है, थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए आपका जो आंसर है, ठीक है। बाकी आप कुछ और ऐड कर सकते हो, लेकिन कुछ भी बिल्कुल नहीं लिखना है। So, and that's all for today's lecture. I hope you found this session helpful and easy to understand. If you enjoyed this video and found it useful, please don't forget to like this video, subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any of upcoming lectures.
If you have any question or doubts, feel free to leave them in comment section. I'll be happy to help you. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video with Block 2 Unit 2. Until then, take care, keep learning and stay motivated. Bye bye.